जय हिंद साथियों, वेलकम टू लेक्स लीगम एकेडमी। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम ये जान सकेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट का मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस, उसके एलिमेंट्स और लास्ट में हम ये समझेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट को हम लॉ ऑफ टॉर्ट कहें या लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहें। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ टॉर्ट एक कॉमन लॉ है। ये कॉमन लॉ का मतलब होता है कोई ऐसा लॉ जो बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस हो रेदर देन स्टैट्यूट, यानी ये अनकोडिफाइड होते हैं, कोडिफाइड नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कोडिफाइड लॉ है क्योंकि उसके अंदर सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, वहां पर कोडिफिकेशन किया गया है। जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ये बेस्ड ऑन जुडिशियल जजमेंट्स है, जो जजमेंट कोर्ट पास करती है उनके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट का मीनिंग क्या है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। जैसे सबसे पहले इसमें हम वर्ड देखते हैं टोटम। टोटम का मीनिंग होता है रॉन्ग और इंजरी। रॉन्ग का मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट और इंजरी का मतलब किसी पर्सन को जो नुकसान हो रहा है लीगल राइट के वायलेशन से। सेकंड इसमें है टोरक्योर। टोरक्योरे का मतलब होता है टू ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब तोड़ना। तो जब कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट लॉ ने ड्यूटी क्रिएट की है और वो अपनी उस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है और किसी को उससे इंजरी हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि उसने टोर्ट कमिट किया है। जब कोई पर्सन टोर्ट कमिट करता है तो उसकी एक लायबिलिटी, एक जिम्मेदारी अराइज होती है, उसको हम टोर्टियस लायबिलिटी कहते हैं। टोर्ट को डेफिनेशन से समझते हैं ताकि हम इसके कोर प्रिंसिपल्स को समझ सकें और यह समझ सकें कि टोर्ट लॉ क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन है इसमें सालमन की। सालमन कहते हैं टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। ये कहते हैं टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल का मतलब जो कनेक्टेड टू किसी स्पेसिफिक पर्सन, यानी जो अफेक्ट करता हो सिर्फ किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, और रॉन्ग का मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो यहां पर हम समझेंगे कि यहां पर लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का, किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सेकंड कहते हैं सालमन कि जिसके लिए रेमेडी मिलती है। रेमेडी मतलब उपचार। क्या मिलता है? कॉमन लॉ एक्शन, यानी वो पर्सन जिसके अगेंस्ट टोर्ट कमिट हुआ है वो कॉमन लॉ में एक्शन ला सकता है, यानी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है। किन चीजों के लिए? फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो पहले से फिक्स नहीं होते हैं। तो डैमेजेस दो तरह के हो गए, एक जो पहले से फिक्स होते हैं जिनको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, और दूसरे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो पहले से फिक्स नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक वॉच खरीदने के लिए एग्रीमेंट होता है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। तो अगर ए या बी अपने एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो यहां पर पहले से ही फिक्स है कि 10,000 रुपए की रेमेडी मिल सकती है, तो इसको हम कहेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। दूसरी ओर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ए ने बी को चोट पहुंचा दी। अब यह पहले से नहीं पता था कि उसकी चोट की रिकवरी के लिए कितना पैसा खर्च होगा, तो यह पहले से फिक्स नहीं है, इसलिए इसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहेंगे। आगे सालमन कहते हैं कि इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, ये अलग है किन चीजों से? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। यानी ये ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और ना ही इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस का वायलेशन है। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन मतलब ऐसे ऑब्लिगेशंस जो हमें इक्विटी हमारे ऊपर डालती है, यानी जो हमें पूरे करने चाहिए। तो इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, तो टोर्ट उनका भी वायलेशन नहीं माना जाता है। इन सब से अलावा जो चीज है वो टोर्ट है। आगे डेफिनेशन देखते हैं फ्रेजर की और विनफील्ड की देखते हैं। पहले विनफील्ड कहते हैं कि टोर्टियस लायबिलिटी कब अराइज होती है? टोर्टियस लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जैसा हमने एग्जांपल देखा रिवर का, कि ये भी कहना चाहते हैं कि टोर्ट क्या है? टोर्ट में जो लायबिलिटी अराइज होती है, जो लायबिलिटी टोर्ट कमिट करने की वजह से अराइज होती है, उसको टोर्टियस लायबिलिटी कहते हैं। और ये लायबिलिटी अराइज होती है जब कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को जो फिक्स्ड बाय लॉ है उसको ब्रीच करता है। आगे ये कहते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए रहती है, एंड कैन बी रेमेडीड थ्रू एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इन्होंने भी यहां पर माना
अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को। जैसा कि सालमन ने भी कहा था अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, इन्होंने भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी ऐसे डैमेजेस जो पहले से फिक्स नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फ्रेजर। फ्रेजर कहते हैं टोर्ट क्या है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। अब देखो राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट मतलब किसी का इंटरेस्ट, हक, और ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है राइट इन रेम, एक होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम का मतलब होता है कोई ऐसा राइट जो अगेंस्ट वर्ल्ड अवेलेबल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लीजिए कि ए की कोई प्रॉपर्टी है XYZ। अब ये जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसका राइट है कि वो उस पर घर बनाए, जैसे चाहे उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करे, और इस सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड की ये ड्यूटी है कि वो उसके राइट टू एंजॉयमेंट में इंटरफेयर ना करें। तो ये राइट हो गया राइट इन रेम। और दूसरा राइट जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट मींस राइट, जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है ऐसा कोई राइट जो सिर्फ किसी इंडिविजुअल, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मान लीजिए ए और बी के बीच कोई एग्रीमेंट होता है और इन दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को डिसाइड कर लिया। तो इस सिचुएशन में जो राइट ए और बी के हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट नहीं होंगे। इनको हम कहेंगे जस्ट इन पर्सोनम। तो जो लॉ ऑफ टोर्ट है, यानी टोर्ट जो है वो वायलेशन क्या है, राइट इन रेम का वायलेशन है, ना कि जस्ट इन पर्सोनम। नेक्स्ट कहते हैं इसमें फ्रेजर कि ये क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट है जो वहां पर एक इंजर्ड पार्टी सूट फाइल करके कंपनसेशन ले सकती है। कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति, रेमेडी ले सकती है उसकी। तो फ्रेजर के हिसाब से ये एक राइट इन रेम का वायलेशन है, इंफ्रिंजमेंट है, उल्लंघन है, जिसके लिए कंपनसेशन लिए जा सकते हैं। लास्ट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M। सेक्शन 2M में कहा गया है कि टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग यानी जैसा कि सालमन ने कहा था, ये एक सिविल रॉन्ग है, प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन है रेदर देन पब्लिक राइट। तो ये सिविल रॉन्ग का वायलेशन है जो कि नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये इन चारों डेफिनेशंस के कंक्लूजन में हमें यह समझ में आया कि लॉ ऑफ टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए कॉमन लॉ में एक्शन लिया जा सकता है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस का वायलेशन नहीं है, और ये राइट इन रेम का वायलेशन है रेदर देन राइट इन पर्सोनम का। आगे हम समझते हैं कि जो रॉन्ग वर्ड है, अभी हमने देखा सिविल रॉन्ग, तो रॉन्ग का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट। और रॉन्ग जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक सिविल रॉन्ग और एक क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब ऐसा रॉन्ग जो कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन हो। दूसरी ओर हम देखते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग का मतलब यह है कि जब किसी पब्लिक राइट का वायलेशन होता है उसको हम कहते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लीजिए कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब हर किसी की समाज में क्या है, राइट टू पीस एक राइट है, हमारा राइट टू पीस एक राइट है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर, कि स्टेट इस पीस को मेंटेन करके रखेगा। अब यहां पर क्या हो जाता है, ए बी का मर्डर कर देता है, इससे क्या हुआ, पीस डिस्टर्ब हो गई, जो सोसाइटी की पीस है, शांति है, वो डिस्टर्ब हो गई। तो यहां पर ये जो राइट है, राइट टू पीस, ये एक पब्लिक राइट है। तो जब किसी पब्लिक राइट का वायलेशन होता है, यानी वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, तो हम ये कहते हैं कि वहां पर क्रिमिनल एक्ट कमिट हुआ है, क्राइम कमिट हुआ है, ऑफेंस हिंदी में जिसको अपराध कहते हैं। सिविल रॉन्ग जब हम देखते हैं तो सिविल रॉन्ग की कैटेगरी हम देख रहे हैं, यहां पर टोर्ट आता है इसके अंदर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जो लॉ ऑफ टोर्ट की ब्रांच है वो बिल्कुल अलग है, जैसा कि हमने सालमन की डेफिनेशन से समझा, और लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M में हमने देखा कि लॉ ऑफ टोर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस नहीं है। इसका मतलब इनके लिए अलग लॉ बने हुए हैं और टोर्ट एक अलग लॉ है ये सब सिविल रॉन्ग ही। क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है कि जब कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता है, क्राइम यानी अपराध कमिट करता है, तो उसके लिए एक कानून होता है जो यह बताता है कि कौन कौन से एक्ट क्राइम होंगे, किन एक्ट को हम क्राइम कहेंगे और उनकी पनिशमेंट क्या होगी। जैसे कि हमारे इंडिया में अभी तक इंडियन पिनल कोड चल रहा है, इसकी जगह पर नए कानून आ गए हैं जो हमारे आगे लागू होने वाले हैं। जैसे इंडियन पिनल कोड यह बताता है कि कौन कौन से ऐसे
एक्ट होंगे, जो ऑफेंस होंगे यानी क्राइम होंगे, और अगर कोई क्राइम कमिट कर देता है तो कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, जांच पड़ताल कैसे होगी, उसको सजा कैसे दी जाएगी, ये सारी जो प्रक्रिया है वो प्रोसीजर कोड में दी गई है। तो ये मीनिंग था हमारा रॉन्ग का। तो टोर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग। सिविल मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन, रॉन्ग मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टोर्ट लॉ। अगर हमें डेफिनेशंस क्लियर समझ में आ गई हैं तो हमें उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला नेचर है इसका कि ये सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग हमारा क्लियर है। उसी के बाद कहता है कि ये इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट है। देखो, लीगल राइट का होना जरूरी है। अगर किसी का सिर्फ नैतिक अधिकार है यानी सिर्फ उसका सामाजिक अधिकार है तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। अगर कानून ने किसी को राइट दिया है तभी वो एनफोर्सेबल होगा, क्योंकि अगर लीगल ड्यूटी नहीं होगी तो फिर ऑब्लिगेशन भी क्रिएट नहीं होगी। ये टोर्ट क्या है? इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम, यानी ये ऐसे राइट का वायलेशन है जो अगेंस्ट वर्ल्ड अवेलेबल है, ना कि राइट इन पर्सोना। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी जो पहले से फिक्स नहीं है, ये उनके लिए बात करता है, और ये अनकोडिफाइड लॉ है। अनकोडिफाइड लॉ का मतलब ये बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस है। तो ये हमारे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थे टोर्ट लॉ के। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ टोर्ट्स, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस, और इसी के साथ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोर्ट लॉ क्या है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ टोर्ट का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे। इंडियन टोर्ट लॉ कॉमन लॉ से डेवलप हुआ है। कॉमन लॉ बेसिकली इंग्लैंड में एप्लीकेबल था, और जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपना कॉमन लॉ इंडिया के अंदर अप्लाई किया। इसी के बाद लॉ ऑफ टोर्ट बेस्ड है हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पर। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस एक प्रिंसिपल है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द लॉ, यानी अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन लॉ के नहीं है तो उस सिचुएशन में जजेस जो हैं वो अपना विवेक, अपना कंसाइंस इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जजमेंट डिलीवर किया जा सके, और वो कैसी हो? जस्ट हो, यानी न्यायपूर्वक होनी चाहिए। तो जब कोई लेजिस्लेशन नहीं है, यानी हमने पहले भी समझ लिया था कि टोर्ट एक कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ का मतलब एब्सेंस ऑफ कोडिफाइड लॉ। तो जब कोडिफाइड लॉ नहीं है तो डिसीजन जो होंगे वो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पर बेस्ड होंगे। इसी के बाद इंडिया में लॉ ऑफ टोर्ट आगे डेवलप हुआ, और आज भी लॉ ऑफ टोर्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया के अंदर एक कानून है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, या इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो गवर्न करते हैं लॉ ऑफ टोर्ट में होने वाले टोर्ट को गवर्न करते हैं, यानी उसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं कि किस तरह से रेमेडी ली जाएगी। जैसे पहले हम अगर किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी राइट इन्फ्रिंज होता था तो वो टोर्ट में सूट फाइल कर सकते थे, लेकिन अब टोर्ट में ना करके वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीपीए के अंदर जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे लॉ ऑफ टोर्ट जो है वो भी कोडिफाइड होना शुरू हो गया है। आगे हम समझते हैं कि लॉ ऑफ टोर्ट जो है उसमें स्टेट की लायबिलिटी क्या है। यानी अगर हम देखें एक जनरल पर्सन है, कोई ए कमिट करता है टोर्ट बी के अगेंस्ट, तो हम ये कहते हैं कि ए की टोर्टियस लायबिलिटी है। टोर्टियस लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो किसी के टोर्ट कमिट करने से एराइज होती है, उसको हम कहते हैं टोर्टियस लायबिलिटी, यानी अपकृत्य का दायित्व। तो क्या स्टेट की भी जिम्मेदारी होगी? स्टेट यानी हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है या जो राज्य है, क्या उसके खिलाफ भी हम मुकदमा दर्ज कर सकते हैं टोर्ट में, या वो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं टोर्ट में? तो अगर हम देखें 1947 से पहले, यानी प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले तो टोर्ट में स्टेट की लायबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर दिया गया, और उसके बाद टोर्ट में स्टेट की भी लायबिलिटी आती है। वहां पर सॉवरन इम्यूनिटी नहीं है, यानी ऐसा नहीं होगा कि सरकार किसी के अगेंस्ट कुछ गलत काम कर दे और वो जिम्मेदार ना हो, वो जिम्मेदार होगी। जैसा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 300 में यह लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है
वो स्यू कर भी सकती है और उसके खिलाफ सूट फाइल किया भी जा सकता है। किस नाम से? यूनियन ऑफ इंडिया। यानी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल किए जाएंगे तो वो होंगे इन द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। उसी तरह से जो हमारे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो वो क्या करेंगे? अपने स्टेट के नाम से सूट फाइल कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि स्टेट भी इम्यून नहीं है फ्रॉम टोर्टियस और एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी। आगे हम समझते हैं इसके अंदर कि जो क्राइम है, क्राइम में और टोर्ट में क्या फर्क है। टोर्ट हम समझ चुके हैं कि टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है फॉर विच द रेमेडी इज इन कॉमन लॉ फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए कॉमन लॉ में एक्शन ले सकते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। अब हम देखते हैं क्राइम किसे कहते हैं। तो देखो क्राइम क्या होती है अकॉर्डिंग टू मिलर, वो कहते हैं क्राइम क्या है? कमीशन और ओमिशन। कमीशन का मतलब कुछ करना, जैसे शूट कर देना किसी को, वो कमीशन हो गया। दूसरा ओमिशन, ओमिशन मतलब कुछ ना करना, जहां पर ड्यूटी हो उस ड्यूटी को तोड़ देना। तो इन्होंने कहा कि कमीशन ओमिशन है किसी ऐसी चीज का जिसको कानून ने फोरबिड किया हो। फोरबिड मतलब मना किया हो या कमांड दी हो कुछ करने की, और वो पनिशमेंट उसकी प्रेस्क्राइब की गई है। तो जब कोई भी ऐसा एक्ट करता है कोई पर्सन जिसको कानून ने मना किया है और उसके लिए पनिशमेंट भी है, उसको हम कहते हैं क्राइम। क्राइम को दूसरे टर्म में ऑफेंस या अपराध के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर एक चीज समझो आप कि अपराध में जो है यानी क्राइम में तीन पार्टीज होती हैं, यानी तीन पक्ष हम देख सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहला होता है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को हिंदी में अभियुक्त कहते हैं। तो अक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं, जिस पे आरोप लगा है कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं ए के अगेंस्ट आरोप लगे हैं कि उसने बी का मर्डर किया है, तो अभी आरोप लगे हैं इसके अगेंस्ट, यानी इसके अगेंस्ट अभी चार्जेस लगे हैं, तो हम इसको कह रहे हैं अक्यूज्ड। अभी ये क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल वो तब बन जाएगा जब इसके ऊपर मर्डर प्रूव हो जाएगा। अभी प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं अक्यूज्ड। दूसरी पार्टी होती है विक्टिम। विक्टिम वो पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट क्राइम कमिट किया गया है, यानी इंजर्ड पार्टी, जिसको नुकसान हुआ है। और फिर होता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जो है वो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करता है विक्टिम को। क्यों? क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्राइम इज द वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट, और पब्लिक राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट के ऊपर होती है। तो अगर कोई पब्लिक राइट्स को तोड़ता है, ब्रीच करता है, तो उस सिचुएशन में यह होगा कि स्टेट उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्रोसिक्यूशन। तो हम इसको स्टेट भी कह सकते हैं और प्रोसिक्यूशन के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर हम देखेंगे कि दो पार्टी हो गई, एक अक्यूज्ड वर्सेस प्रोसिक्यूशन। जबकि पार्टीज कैसी होती हैं टोर्ट में? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो सूट फाइल करता है, यानी जिसको इंजरी हुई है, और डिफेंडेंट वो पर्सन है जिसने इंजरी की है, यानी जिसने टोर्ट कमिट किया है। अब हम समझेंगे क्राइम और टोर्ट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर कैसा है रॉन्ग का। रॉन्ग यानी वायलेशन ऑफ लीगल राइट। तो टोर्ट में प्राइवेट रॉन्ग होता है और क्राइम में पब्लिक रॉन्ग, यानी पब्लिक रॉन्ग है, ये पब्लिक राइट का वायलेशन है। रेमेडी क्या मिलती है दोनों में? टोर्ट में डैमेजेस मिलते हैं और क्राइम में पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट दोनों तरह से हो सकती है, एक तो इसमें हो सकता है इंप्रिजनमेंट, यानी उसको जेल हो सकती है, और दूसरा उसमें फाइन हो सकता है, यानी उस पर जुर्माना लग सकता है। आगे देखते हैं डिफरेंस। पार्टीज जो होती हैं इसके अंदर, पार्टीज होती हैं इसमें प्लेंटिफ डिफेंडेंट होता है टोर्ट में, और क्राइम में होती है पार्टीज अक्यूज्ड वर्सेस प्रोसिक्यूशन, यानी स्टेट। तीसरा विड्रॉवल ऑफ सूट, यानी सूट को, मुकदमे को वापस लेना। तो टोर्ट में कैन बी विड्रॉन, लेकिन क्राइम में विड्रॉ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशंस। नेक्स्ट में देखते हैं कोडिफिकेशन। टोर्ट कोडिफाइड नहीं है, अनकोडिफाइड लॉ है, यानी कॉमन लॉ है। जबकि आईपीसी जो है हमारी डील करती है क्राइम से, इंडियन पिनल कोड। और इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इंटेंशन का? इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट है, यानी इंटेंशन टोर्ट में इररिलेवेंट मानी जाती है एक्सेप्ट फ्यू केसेस। जबकि इंटेंशन जो है इसमें क्रक्स है, यानी बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटेंशन क्राइम में। तो ये हमारा क्राइम में और टोर्ट में डिफरेंस था। आगे हम डिफरेंस समझेंगे कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और टोर्ट है, इन दोनों में क्या फर्क है। तो कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले हमें वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा।
तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एक कानून, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, उसकी सेक्शन नंबर 2H में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को कि एन एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई समझौता विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो, जिसको कानून के द्वारा लागू कर सकते हो। तो जब पार्टी ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं, अगर वो वैलिड है, यानी उसके अंदर कोई भी इलीगैलिटी नहीं है, तो कानून उसे जो है लागू कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ए और बी एग्रीमेंट करते हैं तो दोनों की जिम्मेदारी होती है, कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं। तो जब इनमें से कोई भी एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करती है, तो यह माना जाता है उस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, यानी उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है हमारा। इसमें पार्टी होती है एक ब्रीच पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, और एक इंजर्ड पार्टी यानी जिसको नुकसान हुआ है। दोनों में फर्क क्या है? ड्यूटी, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इसमें है डिफरेंस, वो है ड्यूटी का। ड्यूटी यानी कर्तव्य। तो टोर्ट में जो ड्यूटी है, ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ होती है, जो कि पब्लिक ड्यूटी है, ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ होती है। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी फिक्स करते हैं पार्टी ए और पार्टी बी, एक दूसरे की ड्यूटी को फिक्स करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ड्यूटी फिक्स्ड बाय पार्टीज। दूसरा इसमें आता है अगेंस्ट हुम ड्यूटी। ड्यूटी किसके अगेंस्ट होती है? तो हमेशा हमने टोर्ट में देखा है, टोर्ट में ड्यूटी अगेंस्ट वर्ल्ड होती है, यानी पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट होती है, जबकि इसमें क्या होती है? स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होती है। यानी कोई भी पर्सन ए और बी में जब एग्रीमेंट हुआ तो ए की और बी की एक दूसरे के अगेंस्ट ही ड्यूटी होगी, किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट ड्यूटी नहीं होगी। प्रीविटी, प्रीविटी देखते हैं इन दोनों के अंदर, इसमें प्रीविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी पार्टीज का जो रिलेशन है क्या उसके अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं। टोर्ट में कोई अननोन पर्सन भी इंजरी पहुंचा सकता है, जबकि यहां पर प्रीविटी जो है मस्ट है, यानी पार्टियों का जो है रिलेशन होना बहुत जरूरी है। लास्ट इसमें देखते हैं हम डैमेजेस और इंटेंशन को। तो डैमेजेस कैसे मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड यानी जो फिक्स नहीं है, और इसमें लिक्विडेटेड जो पहले से फिक्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ किसी वॉच को खरीदने का जिसकी कीमत 10,000 रुपए है, तो ये वैल्यू जो है ये फिक्स है, ये लिक्विडेटेड है, प्री फिक्स्ड है ये। लास्ट में इंटेंशन, इंटेंशन कभी कभी जैसे लास्ट में हमने पढ़ा, इंटेंशन इसमें जरूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ केसेस में होती है। इसमें इंटेंशन रिलेवेंट नहीं है। अगर आपने टोर्ट मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इररेस्पेक्टिव व्हाट हैपेंड टू यू, आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, आप जो है उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये डिफरेंस था हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टोर्ट लॉ में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब कि कोई ऐसा सिचुएशन या कोई, जब मान लीजिए किसी के पास प्रॉपर्टी है, ए अपनी प्रॉपर्टी को चाहता है कि वो गरीबों के यूज के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी एक्स को जो है ट्रस्ट में दे देता है कि आज से मेरी इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर होगी, यानी गरीबों की मदद के लिए होगी। तो इसको हम कहते हैं ट्रस्ट। अब ट्रस्ट में 3 पार्टी होती हैं। एक होता है सेटलर, यानी जिसने ट्रस्ट को बनाया है, जैसे मान लीजिए ए है, ए ने ट्रस्ट को क्रिएट किया। दूसरा इसमें होता है ट्रस्टी, ट्रस्टी यानी जो इसका मैनेजर है, जिसको ये सौंपता है। मान लीजिए ए ने ये कहा बी से कि भाई मेरी एक्स प्रॉपर्टी है, आज से तुम उसको संभालोगे, उससे जो भी इनकम होगी तुम उस इनकम का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करोगे। लास्ट इसमें होती है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी यानी जिनको उस ट्रस्ट से बेनिफिट मिलने वाला है। अब बेनिफिट किनको मिलेगा, हम यहां लिख लेते हैं सी। तो ये जो सी है, इनको जो है इस ट्रस्ट से बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब बी, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है इस ट्रस्ट को मैनेज करने की, वो अपनी ड्यूटी को तोड़ता है, या जो पैसा इसके अंदर आता है उस पैसे का ठीक प्रयोग नहीं करता है, ठीक इस्तेमाल नहीं करता है, तो हम ये कहेंगे उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। दोनों में डिफरेंस है। नेचर कैसा है टोर्ट का? सिविल रॉन्ग है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों है। लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन नहीं है, ये कोडिफाइड लॉ है। मोटिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप क्या है? पार्ट प्लेंटिफ डिफेंडेंट एक दूसरे को ना जाने, ऐसा हो सकता है, जबकि ट्रस्ट में प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो है वो नेसेसरी होते हैं। लास्ट इसमें देखते हैं हम डैमेजेस कैसे मिलते हैं। अनलिक्विडेटेड होते हैं, यहां लिक्विडेटेड डैमेज होते हैं, यानी जितना उसने उस प्रॉपर्टी में से यूज किया है वो फिक्स है।
तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। लास्ट में डिफरेंस देखते हैं हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। कॉन्ट्रैक्ट को तो हमने पढ़ लिया है, सेक्शन 2H ने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। तो देखो कभी कभी पार्टीज जो है वो एग्रीमेंट नहीं करती किसी से, जैसे ए और बी ने एग्रीमेंट किया तो वो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां पर हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी लॉ एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, जो भी बेनिफिट हमने रिसीव किए हैं मिस्टेक में या फिर कोर्जन में या फिर गलती से, कोई भी बेनिफिट हमें मिला है जिसका हम हक नहीं रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, ए बी को डिलीवरी करने के बजाय सी को डिलीवरी कर देता है, तो यहां पर सी एंटाइटल नहीं है कि वो उस एडवांटेज का लाभ उठाए, लेकिन वो वहां पर उसका यूज कर लेता है। तो इस सिचुएशन में अब सी की जिम्मेदारी ए के प्रति बन जाती है कि ये जो भी बेनिफिट इसने रिसीव किए हैं उनको वापस करे। तो इसको हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? डैमेज होते हैं इसके अंदर अनलिक्विडेटेड, इसमें लिक्विडेटेड होते हैं। और एट्रीब्यूशन ड्यूटी किसके लिए होता है? ड्यूटी टुवर्ड पर्सन जनरली, यानी सबके अगेंस्ट होती है, और यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ड्यूटी होती है। तो हमने यहां पर टोर्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस समझा है ताकि हम यह समझ पाएं कि टोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, इन सब में क्या फर्क है। आगे हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टोर्ट, यानी टोर्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं टोर्ट में। सबसे पहला रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, दूसरा लीगल डैमेज, और तीसरा लीगल रेमेडी। यानी ये 3 चीजें जो है उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए टोर्ट कमिट करने के लिए। तो सबसे पहला देखते हैं इसके अंदर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। जैसा हमने क्राइम के साथ डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने वहां पर वर्ड पढ़े थे मिलर की डेफिनेशन में के कमीशन और ओमिशन। तो सेम चीज यहां पर भी है कि कोई पर्सन या तो रॉन्गफुल एक्ट कमिट करे या ओमिशन करे। तो एक्ट का मतलब कुछ पॉजिटिव करके, जैसे किसी को पीट देना या किसी के अगेंस्ट कोई चीज पब्लिश कर देना, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना झूठा, तो ये कुछ करके हो गया। और ओमिशन का मतलब है जहां पर लीगल ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाते, किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाते, और उस ड्यूटी को तोड़ने की वजह से किसी को नुकसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए की ड्यूटी है कि वो बी को खाना खिलाए, लेकिन वो अपनी इस ड्यूटी को तोड़ देता है। तो इस सिचुएशन में उसने कुछ ना करके, जहां पे जैसे ड्यूटी ऑफ केयर है, जहां पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए लेकिन सावधानी नहीं बरती, तो उस सिचुएशन में कुछ ना करके ऑफेंस मतलब टोर्ट कमिट किया जा रहा है। दूसरे इसमें आता है लीगल डैमेज। देखो हमने पहले क्लियर समझ लिया है कि डैमेज जो है वो लीगल होना चाहिए, ऐसा डैमेज होना चाहिए जिसको कानून डैमेज मानता हो। अब कानून किन चीजों को डैमेज मानेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक है इंजूरिया साइन डैमनम, और दूसरा अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, डैमनम साइन इंजूरिया। तो ये 2 प्रिंसिपल हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन से डैमेज लीगल होंगे, कौन से डैमेज लीगल नहीं होंगे। सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल देखते हैं हम, इंजूरिया साइन डैमनो। तो इंजूरिया का मीनिंग होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी किसी के लीगल राइट का वायलेशन, किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। साइन का मीनिंग विदाउट, और डैमनो का मतलब डैमेज द एक्चुअल लॉस। यानी अगर इसका हम मीनिंग निकालें तो वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेज यानी एक्चुअल लॉस, यानी लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है विदाउट एक्चुअल लॉस, तो वो एक्शनेबल माना जाएगा। यानी इस सिचुएशन में एक पर्सन टोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कर सकता है, एक्शन ला सकता है, इसको हम कहेंगे एक्शनेबल। अब ये होगा कैसे? जैसे एशबी वर्सेस वाइट का हम केस देखते हैं, 1703 का ये केस है। तो इसके अंदर क्या होता है, ए के पास राइट टू वोट है और वो कैंडिडेट बी को जिताना चाहता है। जब वो वोट कास्ट करने के लिए जाता है तो उसको वोट कास्ट करने नहीं दिया जाता है, तो यहां पर इसके लीगल राइट का वायलेशन हो गया है। अब भले ही बी कैंडिडेट जीते या ना जीते, ये चीज नहीं देखी जाएगी, उसे एक्चुअल लॉस हो या ना हो, उसका लीगल राइट था राइट टू वोट,
और राइट टू वोट उसका रोक दिया गया, तो लीगल राइट वायलेट हुआ, इसलिए वो एक्शनेबल है। और इंजूरियस एंड डैमनम ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ है कि किसी के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, भले ही लॉस हो या ना हो, वो एक्शनेबल माना जाएगा। दूसरा केस है इसमें मार्जेट्टी वर्सेस विलियम्स। इस केस में क्या होता है कि जो बैंक होता है एक कस्टमर के चेक को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो यहां पर इसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ। उसे एक्चुअल लॉस तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ कि जब वो बैंक में जाए तो वो जो चेक प्रेजेंट कर रहा है उसको भुनाया जाए या उसका कैश दिया जाए। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमने देखा कि अगर किसी पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन है, इवन दो देयर इज नो एक्चुअल लॉस, अगर एक्चुअल लॉस नहीं भी है तो भी वो एक्शनेबल माना जाएगा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं यह समझने के लिए कि जब कोई केस आता है तो उस केस का पूरा एक नाम होता है। यहां से यहां तक जैसे आप देख रहे हैं एशबी वर्सेस वाइट 703 2LD राइम 938, तो ये इसके अंदर क्या है? तो इसको हम कहते हैं साइटेशन, इसको हम कहते हैं साइटेशन। तो आज हम ये समझेंगे कि साइटेशन को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो देखो यहां पर एशबी कौन है? एशबी और वाइट जो है पार्टीज हैं, पार्टीज एशबी वर्सेस वाइट, जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है। जैसे हमने देखा कि टोर्ट में दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो साइटेशन में सबसे पहले जो लिखा रहता है वो पार्टी के नाम होते हैं। दूसरी चीज इसमें लिखी है 1703। 1703 का मतलब यह है कि ये ईयर है, यानी किस साल में इस केस को डिसाइड किया गया। तो 1703 के अंदर इसको डिसाइड किया गया। 2 क्या है इसमें? 2 है वॉल्यूम, जैसे किताब के वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 2 3 4 है। किसके अंदर है? किस सीरीज के अंदर है? यहां पर लिखी गई है सीरीज लॉर्ड रायमंड्स रिपोर्ट, ये है इसकी। और लास्ट में है इसमें 938 यानी 938। तो 938 का मतलब है पेज नंबर, यानी इस बुक के अंदर, ये जो बुक है इसको हम कह रहे हैं सीरीज, तो इस सीरीज के वॉल्यूम नंबर 2 में, जो कि साल 1703 है, पेज नंबर 938 पर इस केस की साइटेशन हमें मिलेगी, यानी इसकी पूरी डिटेल वहां पर हमको मिल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं साइटेशन। जैसे इंडिया में भी होता है, इंडिया में ऑल इंडिया रिपोर्टर जिसको हम AIR के नाम से जानते हैं, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट केसेस होते हैं जिनको हम SCC के नाम से जानते हैं, या इंडियन लॉ रिपोर्ट जिसको हम ILR के नाम से जानते हैं। इनके अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो केसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं। तो हमने ये समझा कि किसी भी केस की साइटेशन को कैसे रीड कर सकते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखा इंजूरिया साइन डैमनम। सेकंड प्रिंसिपल हम देखेंगे डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब हम उल्टा कर देंगे। अब डैमनो का मतलब डैमेज यानी एक्चुअल लॉस, साइन का मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी उसे एक्चुअल लॉस हो रहे हैं विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, बिना उसके लीगल राइट के वायलेशन के उसे एक्चुअल लॉस हो रहे हैं। अब ऐसा कब हो सकता है? जैसे केस देखते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें हम द ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410 का ये केस है। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे स्कूल के जस्ट सामने एक स्कूल खोल लेता है और वो अपने स्कूल में फीस कम रखता है, जिससे दूसरे स्कूल में से बच्चे वहां पर आ जाते हैं, तो उसे एक्चुअल लॉस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं एक स्कूल ये है, इसके जस्ट सामने दूसरा स्कूल खोल लेते हैं। ये जो स्कूल है ये स्कूल कम फीस रखता है, तो कम फीस रखने की वजह से इस फर्स्ट स्कूल को जो है लॉस होता है, एक्चुअल लॉस होता है, तो ये इसके ऊपर जो है सूट फाइल कर देते हैं। तो कोर्ट यहां पर ये कहती है कि तुम्हारे किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, उसने तो अपना एक कंपटीशन की तरह जो है स्कूल खोला है और वो फेयर कंपटीशन है। तो यहां पर एक्चुअल लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, भले ही एक्चुअली लॉस हो रहा है। थर्ड इसमें हम देखेंगे लीगल रेमेडी, यानी थर्ड एलिमेंट जो है टोर्ट का वो है लीगल रेमेडी। और लीगल रेमेडी का मतलब यह है कि कानून उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करता हो। इसको हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम से, और वो है उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम, तो वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जहां पर कानून किसी को राइट देता है तो फिर वहां पर रेमेडी भी होगी ही।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा बेस्ड है फिर हमारे मैक्सिम्स पर, इंजुरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरिया पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैक्सिम जो है हमें ये समझाते हैं कि कौन से केस एक्शनेबल है, यानी कहां पर रेमेडी मिल सकती है और कहां पर रेमेडी नहीं मिलेगी। अगर लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो रेमेडी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये हमारे 3 इसके अंदर एलिमेंट थे। पहला एक्ट एंड ओमिशन यानी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, दूसरा वहां पर लीगल डैमेज और तीसरा लीगल रेमेडी होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे मेंटल एलिमेंट्स इन टोर्ट, यानी टोर्ट में मेंटल एलिमेंट क्या रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर मेंटल एलिमेंट यानी जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड है जब हम टोर्ट कमिट कर रहे हैं, यानी ए जब टोर्ट कमिट कर रहा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है इंपॉर्टेंट, या बस उसने जो किया है उससे जो रिजल्ट निकला है उसकी वजह से जो टोर्ट कमिट हुआ है उसको हम देखेंगे। तो मेंटल एलिमेंट में आपके आते हैं मोटिव, इंटेंशन एंड मैलिस। इन तीनों को जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है मोटिव। मोटिव का मतलब है कि किसी भी काम को करने के पीछे जो हमारी अल्टीरियर इंटेंट है, जो हमें मोटिवेट कर रही है कुछ करने के लिए, उसको हम कहते हैं मोटिव। तो मोटिव को क्या माना जाता है? मोटिव को इररिलेवेंट माना जाएगा कि मोटिव इररिलेवेंट है। आपका किसी काम को करने के पीछे कुछ भी उद्देश्य रहा हो, आपने जो काम कमिट कर दिया है उससे जो रिजल्ट निकल रहा है उसको देखा जाएगा। मोटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें एक केस है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन 1895 का एक केस है। इस केस में क्या होता है, एक प्लेंटिफ जो है अपने लैंड पर, यानी ऐसे हम कर लेते हैं, मान लीजिए एक लैंड ये है और एक लैंड ये है। तो ये जो लैंड है इस लैंड को पानी जाना होता है, तो यहां पर ये क्या कर लेता है, पहले ही अपने यहां पर पानी को खोल लेता है जिससे पानी जो है ऊपर की तरफ ना जाए। तो पानी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है और यहां पर इस पानी को रोक लिया गया है। तो इनके ऊपर ये सूट फाइल कर देते हैं कि इनकी वजह से हमें पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो कोर्ट यहां पर कहता है कि इनका मोटिव भले ही कुछ भी रहा हो, कि इन्होंने तुमसे प्लॉट खरीदा, लैंड खरीदी या ना खरीदी, जिस किसी भी वजह से ये कर रहे हैं, ये अपने राइट का यूज कर रहे हैं सिर्फ। और अगर कोई पर्सन राइटफुली अपने राइट का यूज कर रहा है, उससे अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो फिर वो जिम्मेदार नहीं होगा। अपने राइट का राइटफुली इस्तेमाल करना, डिस्टर्ब करके नहीं, राइटफुली इस्तेमाल करना। तो इस केस के अंदर यह कहा गया कि इनका कुछ भी मोटिव हो, यह मोटिव इररिलेवेंट होगा। दूसरा इसमें हम देखते हैं इंटेंशन। इंटेंशन जब रोल प्ले करती है जब हम एक्चुअली में कुछ कर रहे हैं, उस काम को करने के पीछे जो हमारी नियत है, अब उस नियत को जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हमारी जो है इंटेंशन बन जाएगी। जैसे इसमें देखते हैं हम, गैरेट का केस है। एक जो यंग बॉय है वो चेयर को पुल करता है, ऐसे चेयर को खींच लेता है जिससे उस पे बैठने वाले इंसान को चोट लग जाती है। तो यहां पर सूट फाइल किया जाता है रिकवरी के लिए, डैमेजेस के लिए। तो यहां पर ये एक प्ली लेते हैं कि भाई वहां पर इसकी इंटेंशन नहीं थी ऐसी। तो कोर्ट यहां पर यह कहता है कि हम इंटेंशन को नहीं देखेंगे, लेकिन जो इंजरी हुई है किसी पर्सन को, उस इंजरी को देखा जाएगा। तो यहां पर उसको इंजरी हुई क्योंकि चेयर हटाने की वजह से उसको चोट लगी, और चोट जब लगी लीगल राइट का वायलेशन हुआ, और जहां पर लीगल राइट का वायलेशन है वहां पर एक्शन लिया जा सकता है, इंजुरिया साइन डैमनो। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं मैलिस। मैलिस जो है, मैलिस एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इंटेंशन उसी का एक छोटा पार्ट है। मैलिस का मतलब होता है किसी पर्सन को जो हम चोट पहुंचा रहे हैं, हमारी इंटेंशन है कि उसको नुकसान हो, जानबूझकर हम उसे जो है चोट पहुंचाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं मैलिस। अब मैलिस जो है दो तरह की हो सकती है, एक एक्सप्रेस एक इंप्लाइड। एक्सप्रेस यानी जिसको हम कह सकते हैं मैलिस इन फैक्ट यानी तथ्यों की, और एक होती है इंप्लाइड। इंप्लाइड का यानी लॉ। तो मैलिस इन फैक्ट और मैलिस इन लॉ दो कॉन्सेप्ट हैं, यानी एक्सप्रेस मैलिस और इंप्लाइड मैलिस। एक्सप्रेस मैलिस वो होगी जहां पर कोई पर्सन वाकई में किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, एक हो गई एक्सप्रेस मैलिस। दूसरी मैलिस होती है इंप्लाइड मैलिस। इंप्लाइड मैलिस का मतलब यह है कि जब कोई पर्सन किसी को चोट पहुंचा देता है बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी इल विल थॉट के, बिना किसी नुकसान पहुंचाने की नियत से, लेकिन वहां पर वो लापरवाही करता है, तो उसकी लापरवाही की वजह से किसी को नुकसान हो गया है, तो उसको हम कहेंगे मैलिस इन लॉ यानी इंप्लाइड मैलिस। तो इंप्लाइड मैलिस हो या मैलिस इन फैक्ट या मैलिस इन लॉ, दोनों को जो है कंसीडर किया जाता है। जैसे इसमें केस है विल्किंसन वर्सेस डेवटन।
मान लीजिए ए जो है बी जो कि वाइफ है डी की, उसको इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ हो या ना हुआ हो, अब यहां पर इसने जो इन्फॉर्म किया है, इसके इन्फॉर्म करने की वजह से बी को जो नुकसान हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है, जो भी नर्वस शॉक हुआ है, तो अब यहां पर यह जिम्मेदार होगा। तो इस केस में भी जो है इसको लायबल माना गया और यह कहा गया कि इसको इन्फॉर्म करना मैलिस है। भले ही उसने ना चाहा हो कि उसको ऐसा हो, लेकिन उसका वो एक्ट जो है, उसका वो काम जो है, वो एक ऐसा आउटकम निकाल रहा है जिससे किसी के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है। और हम पहले ही समझ चुके हैं कि जहां पर लीगल राइट का वायलेशन है, लीगल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो वो एक्शनेबल होगा टोर्ट में। लास्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो लॉ ऑफ टोर्ट है, इस लॉ ऑफ टोर्ट को हम लॉ ऑफ टोर्ट कहें या फिर लॉ ऑफ टोर्ट्स कहें। तो दो वर्ड आते हैं इसके अंदर, लॉ ऑफ टोर्ट्स कहें या लॉ ऑफ टोर्ट कहें। तो देखो, लॉ ऑफ टोर्ट्स सालमन ने इसको कहा है। सालमन कहते हैं कि ये लॉ ऑफ टोर्ट्स है, जबकि विनफील्ड कहते हैं कि ये लॉ ऑफ टोर्ट है। यानी वो कहते हैं टोर्ट है और सालमन कहते हैं टोर्ट्स है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है जिसकी वजह से ये ऐसा कह रहे हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं सालमन का व्यू, जो कहते हैं कि ये लॉ ऑफ टोर्ट्स है, ना कि लॉ ऑफ टोर्ट है। तो सालमन का मानना यह है कि जो टोर्ट है वो पहले से ही स्पेसिफाइड है, यानी उनको एक हमने कैटेगरी में पहले से ही रख रखा है। और इस थ्योरी को इन्होंने नाम दिया पिजन होल थ्योरी, कबूतर खाने का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए हमारा कबूतर खाना है और इसके अंदर जो है हमारे बॉक्सेस हैं जिसके अंदर कबूतर बैठते हैं, जैसे ये सारे बॉक्सेस हैं। ये टोर्ट के नाम है, नेग्लिजेंस, डिफामेशन, न्यूसेंस, ट्रेसपास एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो हमारे टोर्ट हैं, अगर किसी पर्सन की एक्टिविटी, एक्ट या ओमिशन इनमें से किसी में फिट होती है तो हम कहेंगे कि वो टोर्ट है। अगर इनमें से किसी में फिट नहीं होती है तो हम ये मानेंगे कि वो टोर्ट नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये लॉ ऑफ टोर्ट्स है, जो है बस यही है, इसके अलावा दूसरे टोर्ट नहीं होंगे। आगे हम देखते हैं विनफील्ड। विनफील्ड कहते हैं कि ये लॉ ऑफ टोर्ट है। इनका मानना यह था कि जो पिजन होल थ्योरी है, प्यूजन होल थ्योरी जो है वो ठीक नहीं है। इसके अंदर हम कहते हैं सिंगल कैटेगरी ऑफ टोर्ट होती है, न्यू टोर्ट्स भी हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो स्पेसिफाइड टोर्ट नहीं है वो टोर्ट नहीं होंगे। इन्होंने सीधी बात यह समझाई कि अगर किसी के लीगल राइट का वायलेशन होता है तो उस सिचुएशन में वो टोर्ट माना जाएगा, भले ही वो किसी भी खाने में फिट ना होता हो। इसलिए इन्होंने कहा कि पिजन होल थ्योरी जो है वो लिमिटेड है, वो न्यू टोर्ट को स्कोप नहीं देती है। इन्होंने इसको जो है आगे बढ़ाया कि नए टोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही समझा है कि लॉ ऑफ टोर्ट्स, उसका मीनिंग, नेचर, उसके साथ उसके एलिमेंट्स और कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ उसके हमने डिफरेंस समझे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।